हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय साइकोलॉजी क्लास के विथ हिंद क्लास। आज की इस क्लास में हम प्रत्यक्षीकरण टॉपिक के अंतर्गत प्रत्यक्षिक संगठन के नियम यानी लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम की, तो उसको समझने से पहले हमें गेस्टॉल्ट सिद्धांत का अध्ययन करना होगा। प्रत्यक्षीकरण का गेस्टॉल्ट सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन कोहलर, कोफका और वर्दाइमर द्वारा 1912 ईस्वी में किया गया था। अब ये सिद्धांत क्या है, उसके पहले हम गेस्टॉल्ट के अर्थ को समझ लेते हैं। गेस्टॉल्ट वादी एक विचारधारा है जिसका प्रतिपादन कोहलर, कोफका और वर्दाइमर द्वारा किया गया। ये तो अभी हमने जान ही लिया, लेकिन गेस्टॉल्ट जो शब्द है, ये शब्द जर्मन भाषा के गेस्टॉल्टन से बना है, जिसका अर्थ होता है होल, यानी कि पूर्ण। हम किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण उसके पूर्ण रूप में करते हैं, यानी उसको एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो ये जो होल या पूर्ण होता है, यही इस सिद्धांत का बेसिक कॉन्सेप्ट है। गेस्टॉल्ट सिद्धांत है क्या? गेस्टॉल्ट सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी वस्तु का या किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तो हम उसके विभिन्न भागों का अलग अलग प्रत्यक्षीकरण नहीं करते, बल्कि हम उसे एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। यानी जो प्रत्यक्षीकरण होता है वो संगठित रूप में होता है। अब उदाहरण के लिए आप इस चित्र को देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के चेहरे का जब हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तो हम उसको पूरा एक व्यक्ति के चेहरे के रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं, यानी एक यूनिट के रूप में। उसकी आँख, नाक, होठ या बालों का अलग अलग प्रत्यक्षीकरण नहीं करते, बल्कि उस चेहरे का एक इकाई के रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं। हम बात करते हैं प्रत्यक्षिक संगठन के नियमों की। तो गेस्टॉल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने उद्दीपकों यानी वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण के लिए कुछ नियम प्रतिपादित किए थे, जिन्हें प्रत्यक्षिक संगठन के नियम या प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियम कहा जाता है। सबसे पहला नियम है समग्रता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण समग्र रूप में होता है। समग्र रूप में यानी समन्वित रूप में, एक इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में। यानी जब हम किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तो उसके विभिन्न अंगों का अलग अलग प्रत्यक्षीकरण ना करके उसे संगठित रूप में, यानी एक इकाई के रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं। अब आप एक चित्र देख रहे हैं, गुलाब का फूल बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको क्या दिख रहा है, तो आप यही बोलेंगे कि ये गुलाब का फूल है, यानी आप पूरे फूल का प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं। आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं पंखुड़ियों, पत्तियों, डंडियों का प्रत्यक्षीकरण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इस गुलाब के फूल में हम पूरी एक इकाई का, यानी इस फूल का हम संगठित रूप में अध्ययन कर रहे हैं, एक यूनिट के रूप में इसका अध्ययन कर रहे हैं, पूर्ण रूप में, ना कि इसके अलग अलग भागों का, यानी पत्तियाँ, डंडी, पंखुड़ियाँ, कांटे, इनका अलग अलग प्रत्यक्षीकरण नहीं करते। दूसरा नियम है आकृति और पृष्ठभूमि का नियम। आकृति और पृष्ठभूमि के महत्व का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण वर्णन किया था, वो किया था एडगर रूबिन महोदय ने। और इन्होंने कहा था कि प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्षीकरण किसी न किसी पृष्ठभूमि के आधार पर होता है, यानी हम बिना पृष्ठभूमि के किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते। जैसे चंद्रमा का प्रत्यक्षीकरण आकाश की पृष्ठभूमि में, पुस्तक का प्रत्यक्षीकरण टेबल की पृष्ठभूमि में करते हैं। किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण किसी न किसी पृष्ठभूमि के आधार पर होता है। आकृति जो होती है वो अधिक प्रभावशाली, सार्थक, स्पष्ट, रंग युक्त और आकार युक्त होती है, जबकि पृष्ठभूमि जो होती है वो आकृति के पीछे फैली होती है। आकृति जो होती है वो आगे की तरफ उभरी हुई होती है और पृष्ठभूमि आकृति के पीछे फैली हुई होती है। जो वस्तु एक समय में आकृति होती है, वह दूसरे समय में पृष्ठभूमि बन सकती है। जैसे अगर आप एक किताब का प्रत्यक्षीकरण टेबल की पृष्ठभूमि में कर रहे हैं तो टेबल जो है पृष्ठभूमि में भूमि है और किताब जो है वो क्या है,
आकृति है। लेकिन अगर टेबल का प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं तो जो ज़मीन है या जो दीवार है वो क्या होगी, वो पृष्ठभूमि बन जाएगी और टेबल जो है वो आकृति बन जाएगी। इसी तरह का एक चित्र एडगर रूबिन ने दिया था आकृति पृष्ठभूमि से संबंधित, आप देख रहे हैं। इसमें जो आकृति दिखाई दे रही है, अगर आप काले रंग को पृष्ठभूमि मानते हैं तो सफ़ेद रंग का फूलदान आपको दिखाई देता है। लेकिन अगर आप सफ़ेद रंग को पृष्ठभूमि मानते हैं तो आकृति के रूप में आपको दो चेहरे जो कि आमने सामने एक दूसरे की तरफ चेहरा किए हुए हैं, ऐसे दो आपको फेसेस दिखाई दे रहे हैं। एक समय में आकृति है, वो दूसरे समय में पृष्ठभूमि बन सकती है। तीसरा नियम है समीपता का नियम। जो वस्तुएं या उद्दीपक किसी स्थान या काल में एक दूसरे के समीप होते हैं यानी पास पास होते हैं, वे एक इकाई के रूप में आसानी से प्रत्यक्षीकरण कर लिए जाते हैं। आप जिस चित्र को देख रहे हैं उसमें ऐसे तो चार बिंदु हैं एक जगह पे और ये चार का एक समूह बना हुआ है। तो चूंकि ये चार जो बिंदु हैं या चार सर्कल है छोटे, वो एक पास है, फिर चार सर्कल एक पास है, तो ये समीपता के कारण ये जो चार सर्कल हैं ये एक इकाई के रूप में प्रत्यक्षीकरण किए जाएंगे। यानी ये चार का एक समूह बन गया, चार का एक समूह बन गया, तो हम इनको चार अलग अलग उद्दीपकों के रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो समीपता के कारण ऐसा हो रहा है। उदाहरण के लिए कोई किसी जगह पर एक सभा हो रही है तो बहुत सारे लोग समूह बना के ग्रुप बना के खड़े हैं और वहीं दूसरे लोग भी कहीं ग्रुप बना के खड़े हैं, तो जो समीप है पास पास हैं उनका एक इकाई के रूप में प्रत्यक्षीकरण किया जाएगा और जो दूसरे लोग अलग ग्रुप बनाए हैं उनका वहाँ पर प्रत्यक्षीकरण एक इकाई के रूप में नहीं होगा। समानता का नियम। जो वस्तुएं या उद्दीपक आकार में या किसी और कारण से एक दूसरे के समान होती हैं उनका एक इकाई के रूप में आसानी से प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं कि चार लाइनें दी हुई हैं, तो जो एक लाइन में दिए हुए आकार हैं, शेप्स हैं, वो एक जैसे हैं, तो एक जैसे होने के कारण उनका एक इकाई के रूप में आसानी से प्रत्यक्षीकरण किया जाएगा। और जो सर्कल है वो प्लस से अलग हैं आकार में और जो प्लस हैं वो ट्रायंगल से अलग हैं आकार में, इसलिए जो ट्रायंगल्स हैं उनका एक इकाई के रूप में, जो प्लस हैं उनका एक इकाई के रूप में और जो सर्कल हैं उनका एक इकाई के रूप में प्रत्यक्षीकरण किया जाएगा समानता के कारण। इसी को आप दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कहीं पर स्पोर्ट्स का कंपटीशन हो रहा है, वहाँ पर अलग अलग स्कूलों के बच्चे अलग अलग यूनिफॉर्म पहने हुए बैठे हैं। किसी स्कूल की यूनिफॉर्म येलो कलर की है, किसी स्कूल की यूनिफॉर्म ब्लू कलर की है। तो जो येलो यूनिफॉर्म में बच्चे हैं वो एक जैसे होने के कारण, रंग उनकी ड्रेस का एक है, तो वो समानता के कारण एक इकाई के रूप में प्रत्यक्षीकरण किए जाएंगे। निरंतरता। जिन उत्तेजनाओं में निरंतरता होती है तो वो निरंतरता के कारण यानी अपनी क्वालिटी के कारण एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में आसानी से प्रत्यक्षीकरण किए जाते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं छोटे छोटे सर्कल जो है वो लगातार कॉन्टिन्यूअस निरंतर बने हुए हैं, जिनके कारण ये एक चेन के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो निरंतरता के कारण ये एक इकाई के रूप में प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। आच्छादन या पूर्ति। ये ह्यूमन नेचर है, मनुष्य की प्रवृत्ति है कि अगर किसी आकृति में कोई अपूर्णता होती है तो वो उस अपूर्णता की तरफ ध्यान न देकर उसे एक पूर्ण आकृति के रूप में प्रत्यक्षीकरण करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, यानी आप इसको एक वृत्त के रूप में प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, जबकि इसकी रेखाएं बीच से कई जगह पर टूटी हुई हैं, है ना, इनमें आपस में जोड़ नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी अपूर्णता के बावजूद आप इसका एक पूर्ण आकृति के रूप में यानी एक वृत्त के रूप में प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं। तो ये नियम जो है आच्छादन या पूर्ति का नियम कहलाता है। तत्परता का नियम। जिन वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण के लिए हम मानसिक रूप से तैयार होते हैं या तत्पर होते हैं उनका प्रत्यक्षीकरण हम शीघ्र कर लेते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पर अगर कोई व्यक्ति ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा है तो दूर से आती हुई ट्रेन का प्रत्यक्षीकरण वो बहुत ही आसानी से कर लेगा, तो ऐसा तत्परता के कारण होता है। प्रेरणा। किसी प्रबल प्रेरणा की स्थिति में
उससे संबंधित वस्तु का प्रत्यक्षीकरण बहुत ही शीघ्रता से और आसानी से होता है। उदाहरण के लिए एक भूखा व्यक्ति जो होता है उसे भोजन सामग्री का प्रत्यक्षीकरण बहुत ही आसानी से हो जाता है। मनोवृत्ति, व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति यानी अपने एटीट्यूड के हिसाब से वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करता है। उसका जिन लोगों या व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक एटीट्यूड या सकारात्मक मनोवृत्ति होती है, उन व्यक्तियों के गुणों की ओर यानी गुणों का प्रत्यक्षीकरण वो करता है, और जिनके प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति होती है उनके अवगुणों का प्रत्यक्षीकरण वो आसानी से और जल्दी करता है। परिचय, जिन उद्दीपकों से हम पहले से परिचित होते हैं उनका प्रत्यक्षीकरण हम शीघ्र करते हैं। उदाहरण के लिए एक हिंदी बोलने, समझने और लिखने वाला व्यक्ति हिंदी जहाँ लिखी होगी उसका प्रत्यक्षीकरण बहुत आसानी से करेगा, लेकिन वहीं एक अपरिचित भाषा, तमिल, कन्नड़ या तेलुगु जैसी कोई भाषा लिखी हो तो उस भाषा को से वो परिचित नहीं है, जिस कारण वो उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाएगा। तो परिचय के कारण ऐसा होता है। चित्तवृत्ति यानी कि मूड, व्यक्ति अपने मूड के हिसाब से प्रत्यक्षीकरण करता है। जब एक व्यक्ति खुश होता है तो उसे आसपास का सब कुछ जो है वो अच्छा अच्छा लगता है, तो उसका प्रत्यक्षीकरण अलग तरह का होता है। लेकिन जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसे अपने आसपास का सब कुछ दुखमय लगता है, तो ऐसा मूड के कारण होता है। गत अनुभव, जिन उद्दीपकों का पहले से व्यक्ति को अनुभव होता है वो उन्हें आसानी से प्रत्यक्षीकरण कर लेता है, और जो पास्ट एक्सपीरियंस यानी गत अनुभव से संबंधित नहीं होते उनका प्रत्यक्षीकरण करने में उसे दिक्कत होती है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, नीचे चाइल्ड लिखा हुआ है। अब ये चाइल्ड शब्द से हम पूर्व परिचित हैं, हमारा गत अनुभव है, यानी हम इसको पहले से जानते हैं, हमने इसे पहले से पढ़ा हुआ है, तो इसलिए गत अनुभव के कारण, पास्ट एक्सपीरियंस के कारण हम इसे बहुत ही जल्दी प्रत्यक्षीकरण कर लिया। वहीं दूसरे शब्द का हम प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पा रहे हैं या हमें समय लग रहा है, जबकि लिखा वो भी चाइल्ड ही है, बस शब्दों को आगे पीछे कर दिया गया है। तो चूंकि हम उनसे पूर्व परिचित नहीं हैं, हमारा उनके साथ कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, पूर्व अनुभव के न होने के कारण इसका प्रत्यक्षीकरण हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमने प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियमों का अध्ययन किया। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। टिल देन कीप स्टडिंग, keep watching my channel KB Thind Class. Thank you.